हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और देखा जाए तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें कन्फ्यूजन में डालती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा 2 मिनट में इसका जो हमने पहले चीज़ें को जो रिवीजन पढ़ी है तो उनको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमको पढ़ने में और भी ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो हमने अभी तक ने देखा जाए क्या पढ़ा था। हमने सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमने पहले पढ़ा था आपका स्टार। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में देखा जाए तो हमने टॉलमी के बारे में पढ़ा था, हब्बल के बारे में पढ़ा था, और कॉपरनिकस के बारे में पढ़ा था, इन्होंने क्या कहा था। और हमने देखा जाए तो कांट की थ्योरी पढ़ी थी। और क्या होता देखा जाए तो लैब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था, हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था। ये चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। और इनमें क्या देखा जाए तो क्या संबंध है, और कैसे हमारा देखा जाए तो पूरे मतलब यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में कौन कौन से देखा जाए तो ग्रह हैं, कौन से स्टार हैं, किनको स्टार बोलते हैं, कब स्टार काम करते हैं, कब उसके स्टार बोलेंगे, उनमें कितना क्या चीज़ें होंगी, उनके बारे में हमने ऑलरेडी हर चीज़ें पढ़ी हैं। और देखा जाए तो हमने डबल थ्योरी के बारे में पढ़ा था और डबल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। डुअल और डेवल में कितना अंतर है उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर जो आपने इन चीज़ों को नहीं देखी है तो उनको आप लोग ज़रूर देखिए। और अगर जो देखी है तो इसको देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। तो अब देखते हैं हम लोग सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये देखा जाए तो ये आपका हो गया सोलर सिस्टम। लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले सोलर सिस्टम को समझने से पहले हमको सन को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो सोलर सिस्टम बना है तो जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, जो चक्कर लगाते हैं, तो सन के चारों ओर लगाते हैं। तो इसके पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सन के बारे में कि भाई हमारा सन कैसे काम करता है। अगर जो हमने सन को समझ लिया अच्छे से तो हम बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी को आसानी से समझ सकते हैं। जितने भी ग्रह हैं हम सभी को समझ सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, वो कैसे काम करते हैं, सन कैसा काम करता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको और इसके बाद समझते हैं बाकी के चीज़ों को। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने सब चीज़ें बना के रखी हैं यहाँ पे, तो हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा गामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गामा है, अल्फा नहीं। अब हम समझते हैं कि भाई कैसे कैसी चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सन के बारे में। तो सन के देखा जाए तो सन के 3 लेयर दिखते हैं मेन मेन चीज़ में। तो सन को हम लोग 3 जगह में देख लेंगे। सबसे पहले आपका हो जाएगा कोर, और दूसरा हो जाएगा आपका कोर हो जाएगा सबसे मेन। तो इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें देखा जाए 2 गैसें होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दोनों देखा जाए तो आपका संलयन करती हैं। ठीक है, मतलब फ्यूजन करती हैं। और फ्यूजन के बाद क्या होती है, जब संलयन करने के बाद इसका देखा जाए तो जो गैसें होती हैं कोर में, तो इसमें जो गैसें होती हैं गैसेस, ठीक है, तो उनका मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो एक प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई टेम्परेचर का कितना हो जाता होगा। तो इसमें बोलते हैं कि जो कोर का टेम्परेचर उस टाइम पे हो जाता है तो 15 मिलियन हो जाता है। ठीक है, यानी 15 मिलियन मतलब देखा जाए तो 1 मिलियन में देखा जाए, मतलब 1 मिलियन में देखा जाए तो 10,000 होते हैं। ठीक है, 10 लाख, सॉरी 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में मतलब 10 लाख होते हैं। अब समझ लीजिए अगर जो हम लोग देखा जाए तो इन्हीं को 15 मिलियन के हिसाब से देखा जाए तो मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, और इसके हिसाब से 15 से कर दें गुणा, यानी 15 से कर दें मल्टीप्लाई, तो इसके बाद में कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो होता है कोर का इतना हो जाता है। इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन करने के बाद इसका जो कोर का जो टेम्परेचर होता है इतना बढ़ जाता है। अब हम समझते हैं दूसरी चीज़ को। अब भाई कोर के बाद में हम समझेंगे, कोर के बाद हम समझ लेते हैं कि इसके बाद में होता है आपका देखा जाए तो रेडिएक्टिव जोन। रेडिएक्टिव जोन किसे बोलेंगे, रेडिएक्टिव जोन अगर बोला जाए तो हम कोर के बाद के एरिया को रेडिएक्टिव जोन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोर हो गया था और यहाँ पे हो जाएगा आपका रेडिएक्टिव जोन, ये आपका हो जाएगा रेडिएक्टिव जोन। लेकिन इसमें होता क्या है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। रेडिएक्टिव जोन में देखा जाए तो आपकी देखा जाए तो जैसे गामा एक्सरे किरणें, फोटॉन किरणें होती हैं, लेकिन इनको सबसे पहले एक एक किरणों को समझते हैं। गामा किरणें देखते हैं कि कितनी मतलब डेंजरस होती हैं।
अगर जो गामा किरणों के सामने कोई भी चीज़ पड़ती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान करती हैं। तो अगर जो गामा किरणों को रोकने का इंतजाम करें तो क्या होगा, तो हमारे आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, तो इसमें देखा जाए तो ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर क्या करती है कि गामा किरणों को, जो मतलब हानिकारक किरणें हैं, उनको रोकती है, उनको मतलब नहीं आने देती है अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ें काम करती है, इसी को कंट्रोल करने के लिए काम करती है हमारी जो ओजोन लेयर है जो अर्थ में है, ठीक है। अब हम समझते हैं ये जो आपकी जो गामा रेज हो गई, लेकिन इसमें जो एक्स रेज हो गई, तो एक्स रेज यही भी काम करती हैं, बहुत ही नुकसान करती हैं। हड्डी को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को, मतलब हड्डी को बस दिखाती हैं, बाकी सब चीज़ों को बाइक आउट कर देती हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए तो एक्स रेज कितनी नुकसानदायक होती हैं। लेकिन जो फोटोन होती है, इसमें से यही जो देखा जाए तो आपका जो रेडिएटिव जो जोन होता है, तो इसमें एक फोटोन किरणें भी निकलती हैं। फोटोन किरणें उन्हीं को बोलते हैं हम लोग सूर्य का प्रकाश, यानी जो फोटोन किरणों को ही हम लोग सूर्य का प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो आपका पहला आपका जो हो गया गामा किरणें, और दूसरा हो गया एक्सरेज, और तीसरा हो गया फोटोन। तो ये चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ें। अब देखा जाए तो जो हमने देखा सबसे पहले कोर, और इसके बाद हमने देखा रेडिएटिव जोन, और तीसरा हम देखते हैं रेडिएटिव जोन के बारे में देखें हम लोग कन्वेक्टिव जोन। अब इसके जो ऊपर है तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। कैसे? ये जो आपका हो गया, ये जो बाकी है, तो ये तो भाई आपका जो देखा जाए तो लौ निकलती है सन से, प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो वो हो गया। लेकिन जो पार्ट होता है सन का, तो इसमें तीन, एक कोर हो गया, फिर रेडिएटिव जोन हो गया, और तीसरा हो गया आपका कन्वेक्टिव जोन। तो इसको हम कन्वेक्टिव जोन को समझ लेते हैं कैसे काम करता है। कन्वेक्टिव जोन में जो होता है, तो कन्वेक्टिव जोन को हम देखा जाए तो हम समझने के लिए सबसे आसान तरीके से समझते हैं कि इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको संवहन मंडल बोलते हैं, ठीक है। कन्वेक्टिव जोन को हम लोग जो हिंदी में बोला जाए तो इसको तो हम लोग संवहन मंडल बोलते हैं। और कन्वेक्टिव जोन जो होता है, कन्वेक्टिव जोन जो होता है, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाता है बाकी चीज़ों में। जो हमारे हर जगह, हर प्लेनेट में जो प्रकाश होता है, तो यहीं से प्रकाश निकलता है। लेकिन जो इसमें प्रकाश निकलता है, तो ये देखा जाए तो एक सेल के रूप में इस जोन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सेल के रूप में बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा, इसको समझने के लिए जैसे मान लो हम सबसे पहले समझते हैं कि इसको थोड़ा हटा के, जैसे हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारा रेडिएटिव कन्वेक्टिव जोन हो गया, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मतलब सेल के रूप में बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल के रूप में जो बन जाएंगी, इनको सेल के रूप में जब बन जाती हैं, तो इनमें देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रकाश होने के कारण, जब मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश हो जाता है, तो कुछ प्रकाश क्या होता है कि बाहर निकलने लगता है। कुछ प्रकाश बाहर निकलेगा, लेकिन जो जिसमें ज़्यादा प्रकाश होगी, जिसमें ज़्यादा पावर होगी, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उसका कहते हैं कि ज़्यादातर टेम्परेचर जो बाहर निकलती है, तो उनका मैक्सिमम का टेम्परेचर जो होता है तो 6000 यानी 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है। लेकिन कुछ किरणों में टेम्परेचर कम होता है, तो उन किरणें को क्या होगा कि ये जो है सन हमारा, तो इनको वापस खींच लेगा। तो उनको क्या बोल लेंगे, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो उनका जो टेम्परेचर जो वापस खींच लेता है, तो उनको बोल देते हैं, उनको बोल देंगे हम लोग, उनका जो टेम्परेचर होता है तो 1500 यानी 1500 डिग्री टेम्परेचर होता है। और उसका जो होता है बाहर जो चली जाती हैं उनको 6000 होता है। तो उनको जो बाहर चली जाती हैं उनको बोलते हैं हम लोग सोलर फ्लेम। अब यहीं पे देखा जाए तो हमने पहले से ही बना के रखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जो आपका ये किरणें हो गई, जैसे मान लो ये किरणें जो चली गई, तो ये जो किरणें चली गई इनको हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेम। जो यहाँ से किरणें निकल गई तो इसको सोलर फ्लेम बोलते हैं। तो ये आपको बोल देना है सोलर फ्लेम, ठीक है। और जो आपकी मतलब कुछ किरणें जो यहीं से पीछे आ गई थी, तो इनका जो 1500 होता है, इनको कुछ और बोलते हैं, हम लोग समझेंगे इनको जब टॉपिक आएंगे। लेकिन जो सोलर फ्लेम होगा तो ये दो तरह से जाती हैं। एक तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई,
और पृथ्वी के एक देखा जाए तो ऊपर साइड से जाती हैं और दूसरे देखा जाए तो नीचे साइड से जाती हैं। इनको क्या क्या बोलते हैं, इनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जो आपका ऊपर से जो किरणें जाती हैं, जो रेज जाती हैं ऊपर से, तो इनको हम लोग बोलते हैं, जो ऊपर से जो किरणें जाती हैं हमारी, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। यानी जो ऊपर से जो हमारी जो ये पृथ्वी हो गई और जो हमारी ऊपर से जो मतलब वेव जाएंगी, इसको कौन से लें, बस मान लो हमारी जो ये किरणें हैं जो ऊपर से जाती हैं, तो ये हमारी जो पृथ्वी के ऊपर से जाएंगे, इनको हम लोग बोलेंगे अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, अरोरा बोरियोलिस। और जो आपका नीचे से जाएंगी, ये नीचे से जाएंगी, तो इनको हम लोग बोल देते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है, तो इनको हम लोग जो नीचे से जाती हैं तो अरोरा बोरियोलिस ऊपर से जो जाती हैं, और जो नीचे से जाती हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं। ये सब पृथ्वी के कारण होता है, क्योंकि जो ये किरणें होती हैं तो ये घर्षण से ऐसी होती हैं, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी के अंदर ओजोन लेयर ऑलरेडी है, तो उसके कारण ये नहीं अंदर जा पाती हैं, इसलिए बाहर जाती हैं और इसको घर्षण करती हुई बाहर जाती है। जो ऊपर जाएंगी उसको बोलेंगे अरोरा बोरियोलिस, और जो नीचे जाएंगी अरोरा ओस्टियोलिस। तो आपको जो कभी भी क्वेश्चन आए तो व्हाट इज़ अरोरा बोरियोलिस, एंड अगर जो पूछे कि अरोरा बोरियोलिस क्या है या अरोरा ऑस्टियोलिस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ इसमें कहाँ से जाती हैं ये चीज़ें पता होना चाहिए। और ये जो किरणें निकलती है तो ये निकलती है आपकी कन्वेक्टिव जोन से, यानी यहाँ से निकलती हैं। अब जो पीछे आ गए उनका टेम्परेचर 1500 होता है, 1500 डिग्री। अब हम समझते हैं भाई कि इसमें तो ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन इनका जो होता है, जो टेम्परेचर होता है, तो इसमें मैक्सिमम देखा जाए तो 4000 से 1500 हो सकता है। ये जो आ गई वापस, ठीक है, 4000 से 1500 हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे सोलर स्पॉट, सोलर स्पॉट बोलेंगे, या इसको हिंदी में बोल देते हैं कलंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोलर स्पॉट या कलंक। तो यहाँ पे हमने लिखा भी था, ये आपका सोलर फ्लेम हो गया और सोलर स्पॉट हो गया, ये आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम हो गया। ठीक है, और वो आपका कोर हो गया, रेडिएक्टिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, अब हम समझते हैं भाई, तो यहाँ पे हमने देख लिया था अरोरा ऑस्टियोलिस एंड अरोरा बोरियोलिस। अब हम समझते हैं बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स बन गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ से सेल्स बन गए, तो यहाँ से मान लो यहाँ पे जो जीरो होता है, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जो बनती हैं, तो यहाँ पे एक इसको हम लोग बोलते हैं 0 से 40 डिग्री तक जो बनती हैं किरणें जाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलर स्पॉट। और यहाँ पे जो 0 पर बनता है, 0 डिग्री पर जो बनता है, तो वहाँ पे देखा जाए तो जो इसमें बनता है तो इसको बोलते हैं सोलर मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं, जो किरणें, जो पावर, इनकी जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, और यहाँ से जाते जाते जब 40 तक जाएंगी, 40 तक जाएंगी तो यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन इसमें जो प्रक्रिया में आने का टाइम लगता है, तो मतलब अगर जाएंगी तो इसमें 5.5 साल, यानी अगर देखा जाए 5.5 साल, जैसे मान लो 5 साल और 6 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो एक बार जाने का और इसको वापस जब आने का टाइम इतना ही लगता है, तो मतलब टोटल बराबर अगर 5.5 साल लगेगा तो 11 साल लगेगा, और 11 साल टोटल लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एक मतलब आने जाने के चक्कर को पूरे को हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग पूरे को बोल देंगे 11 साल को टोटल करके आने जाने को पूरे को चक्कर को बोलेंगे। आप लोग सिर्फ 5.5 साल का नहीं, पूरा 11 साल को बोलेंगे सोलर स्पॉट साइकिल। ठीक है, यहाँ के बोल देंगे हम लोग, मतलब 11 साल को बनाएंगे पूरा सोलर स्पॉट साइकिल शॉर्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सोलर स्पॉट साइकिल कितने साल का होता है, तो आपको अगर जो कोई पूछे या कहीं भी एग्जाम में आ जाए कहीं भी, तो आपको ध्यान रखना है कि 11 साल का एक
सोलर स्पॉट साइकिल होता है। ठीक है, तो ये कितने साल का, क्योंकि आने जाने का जो प्रकाश होता है तो यहाँ पे आएगा और वापस जाएगा आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि 5.5 साल लगेगा तो ये 11 साल हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोलर स्पॉट साइकिल। ये चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं बाकी की आगे की चीज़ें। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ चीज़ें हम लोग इनको थोड़ा मिटा के समझते हैं। अब हम देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कुछ किरणें जो हैं, ये जो हीट जाएंगी, तो यहाँ पे जाएंगी तो ये भाई घिसेंगी भी, घिसेंगी नहीं घिसेंगी पृथ्वी से, तो ये जब अर्थ से घिसते हुए जाएंगी तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन फॉल्ट। क्योंकि कभी कभी जैसे मान लो हमारे टेक्नोलॉजी में फॉल्ट करते हैं, जब बात करने में प्रॉब्लम होता है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ये घिस के जब जाती हैं तो इनमें आज रगड़ पैदा होती है, यानी घिस मतलब घिसेंगी, रगड़ पैदा होगी पृथ्वी से, मतलब अर्थ के और इन किरणों के बीच में। तो यहाँ पे देखा जाए तो कम्युनिकेशन फॉल्ट होता है इन्हीं किरणों के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम समझते हैं भाई कि आगे की चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो हमने समझ लिया पहले कोर, और इसके बाद हमने देख लिया था रेडिएटिव जोन, और तीसरे नंबर हमने देख लिया था कन्वेक्टिव जोन। अब देखा जाए तो हमने यहाँ पे देखा जाए तो सोलर सिस्टम के अंदर कन्वेक्टिव जोन देख लिया, रेडिएटिव जोन, और हीलियम के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में देख लिया। और लेकिन इसमें अगर जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो हमें कंफ्यूज तब करती हैं कि अगर जो इसमें हमारे जो पृथ्वी है और इसमें से अगर जो हमारी जो पोल हो गया, इक्वेटर से पोल के बीच में जब भी कभी भी कोई भी ऐसी ध्वनि पैदा होती है जिसमें प्रॉब्लम होती है हमारी नेटवर्क में, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैग्नेटिक आर्क में देखा जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो जहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी तो इसको हम बोल देते हैं सोलर मैक्सिमम। और जहाँ पे कम होगी, यहाँ पे जैसे जैसे कम होगी तो यहाँ पे बोल देंगे सोलर मिनिमम। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक